स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम CDP मैराथन पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर द्वारा किया गया था। BF स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया था, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। BF स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर उसके बाद कबूतर पर किया। BF स्किनर ने अपना पहला प्रयोग चूहे पर उसके बाद कबूतर पर किया। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा, उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया है। इसमें चूहा भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इस क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है, पहले अनुक्रिया होती है। पहले क्या होती है? पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन रिस्फोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने पर लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। पुनर्बलन क्या है? रेनफोर्समेंट क्या है? रेनफोर्समेंट जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। बात करें सकारात्मक पुनर्बलन की, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, नौकरी हो गया, प्रशंसा हो गई, ये सब क्या है? ये सब सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। बात करें नकारात्मक पुनर्बलन की, जैसे दंड देना। जैसे आप एग्जाम में पास नहीं होते हैं तो आपके माता पिता आपको पीट देते हैं, तो वह क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। अब बात करें सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे आप पेपर में पास होते हैं तो आपके माता पिता आपको मोबाइल देते हैं या बाइक दिलवा देते हैं। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी को क्रिया को दोहराता है। यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी जो है क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम में क्लास 10th में आपने 90% लाया तो आपके माता पिता ने आपको मोटरसाइकिल दिया। फिर आप जब 12th में गए, जब आपने 12th में टॉप किया, आपके 95% आए तो आपके माता पिता ने आपको 4 व्हीलर दिला दिया। तो ये क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन। मतलब सकारात्मक पुनर्बलन जब बच्चे को दिया जाता है, सकारात्मक पुनर्बलन जब बच्चे को दिया जाता है तो बच्चा उस क्रिया को दोबारा मतलब फिर से वही क्रिया करता है। जैसे एक बार उसने 10th में टॉप किया था, अब वह 12th में टॉप करेगा। और बात करें नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि जब नकारात्मक पुनर्बलन माता पिता द्वारा दिया जाता है तो प्राणी जो है या बालक जो है इस क्रिया को नहीं दोहराता। ठीक, अब बात करें पुनर्बलन अनुसूची की। एक होता है सतत पुनर्बलन अनुसूची। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। सतत पुनर्बलन अनुसूची मतलब बार बार बच्चे की प्रशंसा करना, मतलब प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची क्या है? इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला क्या है? विश्वास बनाम या अविश्वास। इसकी आयु होती है 1.5 से 2 वर्ष या 0 से 1.5 या 2 वर्ष। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है, उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है।
इसे कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास की। इसकी एज कितनी है? 0 से 1.5 या 2 वर्ष। बात में स्वायत्ता क्या है बनाम शर्म लज्जत सा क्या है? तो इसकी जो आयु होती है 2 से 3 वर्ष। 2 से 3 वर्ष में बच्चा क्या करता है? स्वायत्ता का अर्थ होता है स्वयं से, अर्थात जब बच्चा खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो यह स्वायत्ता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करने लगते हैं। जैसे 2 वर्ष का बच्चा होता है तो अपने हाथ से स्वयं कपड़ा पहन लेता है, खाना खाने लगता है, तो वही क्या है? स्वायत्ता का अर्थ है। स्वायत्ता उसी को कहते हैं जिसमें बच्चे अपने आप स्वयं से काम करने लगते हैं। और जब कभी माता पिता बच्चों को डांट देते हैं तो अपने मन में अंदर ही अंदर जो है शक का अनुभव करने लगते हैं। बात करें पहल बनाम दोष क्या है? पहल बनाम दोष क्या है? 3 से 6 वर्ष में बालक क्या करता है? 3 से 6 वर्ष में बालक क्या करता है? जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है। 3 से 6 वर्ष में क्या होता है? जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न शुरू हो जाता है। बात करें परिश्रम बनाम हीनता की। 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष में क्या करता है? जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। खिलौने की जिसे कहते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या करता है? इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। पहचान बनाम भ्रांति क्या है? पहचान बनाम भ्रांति में क्या होता है? 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है? किल पैट्रिक ने कहा है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। किशोरावस्था में क्या होता है? बालक जो है अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश करता है, सलमान खान की तरह बॉडी बनाना चाहता है। किसमें? किशोरावस्था में। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बात करें आत्मीयता बनाम अलगाव की क्या है? आत्मीयता बनाम अलगाव की 18 से 35 वर्ष। इसे कहते हैं वयस्क अवस्था। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। आत्मीयता में मतलब क्या होता है? आत्मीयता में ये होता है कि आदमी जो है शादी करके अपना परिवार के साथ रहता है। और जो अलगाव होता है, अलगाव में क्या होता है कि आदमी जो है दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है, वो अलग रहता है। इसमें देखते हैं, बात करें इस फिगर की। इस फिगर में देख सकते हैं तो ये क्या है? ये है आत्मीयता। इसे क्या कहेंगे? आत्मीयता कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे हम आत्मीयता, जिसमें जो है आदमी जो है शादी वादी करके जो है अपना गुजारा बढ़िया से करता है। अलगाव में क्या होता है? बालक इसमें अकेले रहना पसंद करता है। अलगाव में देखिए ये क्या है? ये भैया अलगाव है। ये अलगाव की अवस्था है। अब देखते हैं जननात्मकता बनाम स्थिरता। 35 से 65 वर्ष में जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। संपूर्ण बनाम निराशा क्या है? 65 से ऊपर की अवस्था में आदमी क्या करता है कि इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। किसमें? 65 से ऊपर। 65 से ऊपर की आयु में क्या होता है कि इस अवस्था में जो है आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। वह अब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों की याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। जैसे आप कभी गांव जाते हैं तो जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं वो अपने बचपन की बातें को बताते हैं कि मैं बचपन में इतना पढ़ाई करता था, बचपन में हम लोग क्या क्या खेल खेलते थे ना। तो यही सब है
कि 65 वर्ष से ऊपर की अवस्था में क्या करता है, आदमी जो है अपने बीते दिनों की याद करता है। अब बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने दिया था बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे ने कौन सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के क्या थे, वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे क्या थे, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट्स से प्रकार टाइप में अलग होती है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट में पहला देखना है अनुकूलन क्या है। अनुकूलन मतलब क्या होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे आप घर में एसी में रहते हैं, आप मामा के यहाँ गए, मामा के यहाँ पंखा एसी नहीं है तो आपने पंखा में ही गुजारा कर लिया, तो वही क्या है, वही भैया अनुकूलन, वही क्या है, अनुकूलन है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे जो हमारे सैनिक लोग होते हैं जब वो ग्लेशियर पर जाते हैं ड्यूटी करने तो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालते हैं, वहाँ के जलवायु से परिचित होते हैं, उनको रहना पड़ता है उसी के अनुसार ना, ढलना पड़ता है, तो वही क्या है, अनुकूलन है। अब बात करें आत्मसात्करण की, एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे आप का से ज्ञान तक आपको जो है याद रहता है, का से ज्ञान तक कास कबूतर खास खरगोश, तो आपने क्या किया, आपने जब कक्का की याद कर लिया, आपने उसी के अनुसार कक्का की याद कर लिया, तो वही क्या है, वही है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसात्करण कहलाता है। समायोजन क्या है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। अब बात करें संतुलन क्या है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा क्या है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्म जात होती है। अब बात करें संगठन क्या है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे आपने छोटे बच्चों के सामने चाबी कहीं छुपा के रखी उसी के सामने, तो चाबी को तत्काल ढूंढ लेगा। या आपने छोटे बच्चों से मोबाइल छीन कर किसी बिस्तर के नीचे रख देते हैं, सभी बच्चा क्या होता है, तब भी बच्चा जो है फ़ोन को ढूंढ लेता है। यही क्या है, यही है वस्तु अस्थायित्व। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा ना। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेंसर मोटर स्टेज क्या होता है, सेंसोरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेगा। सेंसर मोटर स्टेज, आप इसे इंग्लिश में याद करें ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंसर मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज
2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जानता तो है कि ये साइकिल है, ये 4 व्हीलर है, ये 2 व्हीलर है, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, उसे चला नहीं पाएगा। ठीक, तो इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। जीववाद क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता तो उसे जीववाद कहते हैं। जैसे एक बच्चा जो है गुड्डे के साथ खेलता है, किसके साथ खेलता है, गुड्डे को कहता है ये मेरा छोटा बच्चा है या मेरा दोस्त है, उसी के साथ खेलता रहता है, तो यही क्या है, जीववाद है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, जो वह कर रहा है वह सब ठीक है, मतलब कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, जो बच्चा कर रहा है अपने मन से वो सब ठीक है, जो बच्चा कर रहा है वही सब ठीक है, तो वही क्या है, अहम केंद्रिता है, अहम केंद्रित वही है। अपलटावी क्या है, अपलटावी में इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे 6 + 4 तो 10 होता है, लेकिन वही 6 + 4 कर दें तो नहीं जान पाएगा बालक कि 6 + 4 क्या होगा। अब बात करें मुद्दा, संप्रत्यय, दूरी, भार, लंबाई, क्रम निर्धारण की योग्यता। आज के कॉन्सेप्ट कमी इसी अवस्था में होता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा पैसे नहीं गिन पाएगा। ठीक, इसमें अंतर है कि स्कूल है कि मेरे घर है, अंतर नहीं कर पाएगा, तो घर ही समझेगा स्कूल को भी बालक जिसकी आयु 2 से 7 वर्ष है। अब देखते हैं केंद्रीकरण क्या है, सेंट्रेशन क्या है। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। जैसे उसमें बच्चा मोबाइल चला रहा है तो सिर्फ वो मोबाइल चलाएगा। ठीक, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते ही रहेंगे, जैसे आप पानी पीते हैं तो आप पानी पीने पर ही ध्यान देंगे ना, तो यही क्या है, यही है सेंट्रेशन। बात करें संरक्षण की, कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। मतलब जैसे एक गिलास पानी है ना, इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है, मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी इसमें है। अब हमने दे दिया ये पतली से दे दिया, ये पतली से गिलास है, मान लीजिए इसमें भी पानी भरा है, इसमें पानी कितना है, 1 लीटर। जब बालक को बोलेंगे बालक कौन सा गिलास लोगे, तो बालक जो है बड़ा देख के ये वाला गिलास उठा लेगा ना, तो यही है क्या है, यही है कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है छोटी और बड़ी वस्तुओं के बीच में साइज और शेप के बारे में जो है अंतर नहीं कर पाता, ये कंजर्वेशन। संरक्षण, कर्मबद्धता क्या है, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। जैसे अभी हम बालक को बोल दें, जैसे ए दे दें, जेड दे दें, बी दे दें, सी दे दें, डी दे दें या वाई दे दें, इसे बोलेंगे आप क्रम से लगाओ। इसे बालक से बोल दें इसे क्रम से लगाओ, तो वो बालक जो है इसे क्रम से नहीं लगा पाएगा, तो यही क्या है, कर्मबद्धता, यही इसी को बोलते हैं। बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, मूल संख्यात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, कर्मबद्धता की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। जैसे आपने पढ़ा था पूर्व संख्यात्मक अवस्था में क्या होता है, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष में बालक क्या करता है, उसके अंदर अपलटावी गुण रहता है, मतलब कि अपलटावी गुण रहता है, मतलब कि वह जो है किसी भी चीज़ को उलटना पलटना नहीं जानता है। जीववाद में क्या होता है, सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। संरक्षण में क्या होता है, संरक्षण ही जैसे एक बड़े गिलास में एक, जैसे इस संरक्षण मतलब बता दें ना आपको, संरक्षण क्या है, देखिए संरक्षण इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी इस गिलास में 1 लीटर पानी है, ठीक, इस गिलास में 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है ना,
इसमें भी 1 लीटर पानी है। अभी बालक को बोलते कौन सा गिलास बेटा लोगे, तो बालक ये वाला गिलास ले लेगा। यही क्या है, संरक्षण यही है। क्रमबद्धता में क्या होता है, जब बच्चा किसी भी चीज़ को क्रम से नहीं लगा पाता है। तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था में होता में क्या है, इसमें बच्चा जो है अपलटावी, जीववाद, मुद्रा भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट जो है बना लेता है। बात करें आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। पेड़ ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। औपचारिक संख्यात्मक अवस्था या अमूर्त संख्यात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या होता है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन मतलब कि जो चीज़ें न दिखाई दें, मूर्त चिंतन जो चीज़ें दिखाई दें, अमूर्त चिंतन क्या है, जो चीज़ें न दिखाई दें। जैसे मैं एक दिन बहुत बड़ा राजा बनूंगा ना, वो सलमान खान बनने की कोशिश करने लगता है कि काश मेरी भी बॉडी सलमान की तरह हो जाए। तो यही सब क्या है, ये अमूर्त चिंतन है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत क्या है, यहाँ से आपको एग्जाम में 1 नंबर को देखने को मिल सकता है। बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत क्या है। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता क्या है, जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। हिंज की कहानी क्या है, हिंज की कहानी क्या है, इसमें जो हिंज नामक एक व्यक्ति, उसकी पत्नी बीमार रहती है, वह सोचता है कि दवाई चुराएं कि ना चुराएं, ठीक, और सही और गलत के बारे में जानता है। नैतिक दुविधा क्या है, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। मतलब दवाई चुराएं कि ना चुराएं, ये क्या है, नैतिक दुविधा क्या है। मोरल डेलमेना है, ठीक, मोरल डायलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी, ये क्या है, नैतिक दुविधा है। नैतिक तर्कणा क्या है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत के में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, ये क्या, नैतिक तर्कणा। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत के बारे में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। प्री कन्वर्सेशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानों के अनुसार होती है, लोगों के मानकों के अनुसार होती है। दंड एवं आज्ञा, पनिशमेंट एवं ओबीडियंस, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो वह उसे सजा मिलेगी। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। टिट फॉर टेट। कन्वेंशनल स्टेज क्या, 10 से 13 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इसमें के भी 2 भाग होते हैं। अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता होती है, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता क्या होता है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा ना। बात करें उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, 13 वर्ष से ऊपर होता है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए।
कि क्या सही है और क्या गलत। इसकी दो अवस्थाएं हैं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। बात करें सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत या उन्मुखता की, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। ये सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेवोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। बात करें वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, जेडपीडी क्या है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। बात करें पाड़ या ढांचा क्या है, स्कॉफ फोल्डिंग क्या है, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प को जो है पाड़ या ढांचा कहते हैं। एम को क्या है, मोर नॉलेज अदर, टीचर पेरेंट्स ETC होता है। भाषा पर इनके विचार किए थे कोहलबर्ग ने बताया कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। निजी भाषण या आंतरिक भाषा क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इसमें बच्चा खुद से बातें करता रहता है, तो ये प्राइवेट स्पीच। नाम चॉम्स्की। बात करें नाम चॉम्स्की की, भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था, चॉम्स्की जी ने दिया था। भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की जी ने दिया था। ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। और डिवाइस क्या होता है, उस डिवाइस का नाम है लैड। क्या है, लैड, लैंग्वेज एडजप्शन डिवाइस, भाषा अधिग्रह यंत्र। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उसके अर्थ नहीं जानता। मम्मी पापा, खाना पीना आदि। गहरी संरचना क्या होता है, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। बेंजामिन ब्लूम यह अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ये शैक्षिक उद्देश्यों के 3 प्रकार बताए थे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। बात करें भावात्मक पक्ष, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल्स के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन हैं, जॉन डीवी जी हैं। कौन हैं, जॉन डीवी जी हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन जॉन डीवी जी हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, जब बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन जॉन डीवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है।
प्रगतिशील शिक्षा क्या है? जब बच्चे को हम उसकी आवृत्तियों इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम होता है। अकॉर्डिंग टू CBSE प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें और सोशल स्किल्स को सीखें। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है, जिसमें टीचर होता है, बालक होता है, पाठ्यक्रम होता है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजुभाई बधेगा को दिया जाता है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है? गिजुभाई बधेगा को दिया जाता है। सिगमंड फ्रायड क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड जी हैं। इन्होंने 3 टाइप के मन बताएं। एक होता है चेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन क्या होता है? यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। अचेतन मन क्या होता है? इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। अचेतन मन क्या होता है? इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? इदम अहम परा अहम, मतलब कि ID ईगो, सुपर ईगो। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। ईगो में क्या होता है? यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करता है। यह परिणामों की चिंता करता है। परा अहम क्या? सुपर ईगो क्या है? यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे काम से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी न करना या झूठ न बोलना। बात करें ओडियस कॉम्प्लेक्स की, इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले। ओडियस कॉम्प्लेक्स में यही होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इसमें लड़का अपने पिता से ज़्यादा प्यार करता है अपनी माँ के मुकाबले। स्वमोह क्या? इसमें व्यक्ति खुद से क्या है? इसमें व्यक्ति खुद से आपसे ज़्यादा प्यार करता है, यह है स्वमोह। समायोजन क्या है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि किया जा सके। कुसंयोजन क्या है? यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसंयोजन को दर्शाता है। कुसंयोजन तत्व क्या है? तनाव है। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है। तनाव क्या? जब कोई व्यक्ति अपना कोई कार्य समय से पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह तनाव में आ जाता है। बात करें चिंता की, जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। दबाव क्या है? दबाव प्रतियोगिता का कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। कुंठा क्या है? किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। द्वंद्व क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। जब एक ही समय में 2 शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। बाद में सुरक्षा युक्तियाँ, यह ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्त पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है। अप्रत्यक्ष विधि क्या है? तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। बात तर्क संगति क्या है? इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है, जैसे पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना। यह तर्क संगत यही है। दमन क्या है? इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें
विचार या भावना अचेतन मन में चली जाती हैं। समन क्या है, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। क्षतिपूर्ति क्या है, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। कम लंबाई लड़की द्वारा ऊंची हील्स वाली सैंडल पहनना। आत्मीकरण क्या है, आत्मीकरण क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करते हैं। जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं ना, यह आत्मीकरण यही है। प्रतिस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब व्यक्ति अपने संवेग विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर जाकर बच्चों पर गुस्सा निकालना, यही है डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जब व्यक्ति अपने संवेग विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना व्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे अपने गुस्सा को अपनी पत्नी पर निकालना ना। प्रतिगमन क्या है, जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना, तोड़फोड़ करना। प्रतिगमन यही है कि जब कोई व्यक्ति तनाव में जाता है तो वह उस तनाव से बचने के लिए अपने पास्ट में चला जाता है, यही है प्रतिगमन। सब्लिमेशन क्या है, इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करते हैं। जैसे बचपन में गुस्सैले बच्चे का बड़ा होकर बॉक्सर बनना, बच्चे में गुस्सैल बच्चे का बड़े होकर बॉक्सर बनना, ये क्या है, सब्लिमेशन है। अब बात करें आकलन की, मूल्यांकन की। आकलन क्या है, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन क्या है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। आकलन दो प्रकार का होता है, आकलन दो प्रकार का होता है। ये हमारा जो है पॉजिटिव वर्ड है रचनात्मक आकलन, ये हमारा निगेटिव वर्ड है। ठीक, रचनात्मक आकलन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। बात करें योगात्मक आकलन, यह साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। रचनात्मक आकलन में क्या होता है कि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आकलन किया जाता है तो बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वो जो है रुचिकार होती है, वो बनी रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रुचि जो है बच्चों की समाप्त हो जाती है, सीखने की रुचि समाप्त हो जाती है किसमें, समेटिव असेसमेंट में। मूल्यांकन क्या है, किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन की, CCE की, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हों और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। CCE इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। SBA क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। गत्यात्मक मूल्यांकन यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हो, वैधता होती है। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उस बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। विश्वसनीयता क्या है, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। व्यवहारिकता क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोगशालता की दृष्टि से वास्तविक व्यवहारिकता और कुशल होनी चाहिए।
वस्तुनिष्ठता क्या है? जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, परीक्षा का प्रभाव न पड़ता हो। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो में बच्चों के माता पिता का नाम होता है, बच्चे का नाम होता है, बच्चे का पता होता है। ठीक, बात करें पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। बात करें रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एक होता है कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें बच्चे की सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे उसके व्यवहार का, उसके एटीट्यूड का, उसकी स्किल्स का। ये क्या होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस, अचीवमेंट्स, बच्चे ने कितना नंबर प्राप्त किया, बच्चे की कक्षा में उपस्थित कितनी है, बच्चा कितने दिन स्कूल आता है, बच्चे के रिजल्ट में नंबर कितने आती हैं। ये सब क्या है? कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? इसमें बच्चे के जो है बिहेवियर क्या हो गया, उसके व्यवहार का हो गया, उसके स्किल्स के बारे में और उसके एटीट्यूड के बारे में जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। बात करें शिक्षण की विधियों के बारे में, समस्या समाधान विधि है। इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया होता है। स्टेप क्या है? समस्या को चुनना, समस्या के कारण, समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। बात करें आगमन की, आगमन विधि क्या है? इंडक्टिव मेथड। इस विधि में सीखे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाल जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। बात करें इस विधि में तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें निगमन विधि की। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है। आगमन विधि क्या होती है? इसमें पहले आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर परिभाषा बताई जाती है ना। जैसे आपको संज्ञा के बारे में बताना है तो पहले हम बालक को समुद्र, पहाड़, झील, झरने सब दिखा देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये जो है संज्ञा है ना। पहले उदाहरण, पहले क्या बताएंगे? पहले एग्जाम्पल, फिर उसके बाद क्या? परिभाषा। ये क्या है भैया? यही है आगमन विधि। इसमें जो क्या है, इसमें जो है मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सम्मान की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं और उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं आगमन विधि में। बात करें निगमन विधि की। निगमन विधि में देखिए, निगमन विधि देखिए कि इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में पहले परिभाषा, पहले क्या दिया गया है? परिभाषा, परिभाषा के बाद क्या? एग्जाम्पल। ठीक, अब देखिए इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में क्या होता है? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। बात करें समस्या समाधान की विधि की। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। अब बात करें प्रोजेक्ट मेथड की, तो प्रोजेक्ट मेथड के कौन है? किलपैट्रिक हैं। आगमन विधि के कौन है? अरस्तु। आगमन एवं निगमन विधि के
जन्मदाता कौन है? आगमन एवं निगमन विधि के कौन है? अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। आगमन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो व्याकरण में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? व्याकरण में किया जाता है इसका प्रयोग। अब देखिए निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में पहले परिभाषा दी जाती है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, मतलब कि इसमें क्या होता है? इसमें अमूर्त से मूर्त की तरफ चलते हैं। अमूर्त से मूर्त की तरफ, परिभाषा से एग्जाम्पल की तरफ, इसमें निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि क्या है? इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक हैं। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब बात करें प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। बात करें विश्लेषण विधि की। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। संश्लेषण विधि क्या है? विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। बात करें अनुकरण विधि की। अनुकरण विधि क्या है? इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा कि सीता घर जाती है, तो बालक भी उसी के साथ बोलेगा उसके बाद में कि सीता घर जाती है। इस विधि के आधार पर शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। बात करें व्याख्यान विधि की, लेक्चर मेथड की। व्याख्यान विधि में किसी तत्व विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी विधि है? तो व्याख्यान विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि स्मिथ स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रसंस्करण पर बल दिया जाता है। खंडीकरण क्या है? इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांट कर याद करना। अब बात करें सामाजिकरण की, सोशियोलाइजेशन की। सामाजिकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन एक निरंतर चलती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स। बच्चे के सामाजिकरण के मुख्यतः 2 तरह की एजेंसी काम करती हैं। सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी क्या है? इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि। निष्क्रिय एजेंसी क्या है? इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। बात करें सामाजिकरण की इकाइयों के बारे में, तो एक है परिवार है। सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है और यह सामाजिकरण की पहली इकाई है। स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, ये जो है सामाजिकरण की द्वितीय इकाई हैं। आनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
बात की हेरिडिटी क्या है? जब अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, जब अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। इन्वायरमेंट का इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विकास जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से संबंधित होता है, या विकास जो है आनुवंशिक और वंशानुक्रम दोनों होता है। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई। टोटल क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 46 होती है। बाकी जोड़े में 23 जोड़े होते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि बच्चे होना या कम बुद्धि वाले के तेज बुद्धि बच्चे होना। मान लीजिए आपकी बुद्धि तेज है और आपको जो बालक होता है, जो आपको के पास जो बच्चा होता है उसकी बुद्धि कम है ना। जैसे आपकी बुद्धि तेज है, आपके बच्चे की बुद्धि कम है, और अगर आपके बच्चे की बुद्धि तेज है, आपकी बुद्धि कम है, तो यही प्रत्यागमन का सिद्धांत यही है। और गाल्टन का सिद्धांत क्या है? गाल्टन्स थ्योरी क्या है? इसके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं ना, इसके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, यह गाल्टन का सिद्धांत या जीवगणना सिद्धांत कहलाता है। मान लीजिए आपके दादा पहलवान थे, आपके पिताजी पहलवान नहीं है, एक डांसर हैं, तो जब आपका जन्म हुआ, जब आपने पहलवानी करना सीख लिया, तो यही है क्या? गाल्टन का सिद्धांत यही है कि अपने पूर्वजों का गुण जो आपके बच्चों में उत्पन्न होता है, तो वही क्या है? गाल्टन का सिद्धांत वही है। बात में मेरा बीजमैन का सिद्धांत क्या होता है? तो इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। यह है बीजमैन का सिद्धांत। अब बात करें गेरगन मेंडल की, इसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए थे। संज्ञान क्या है? कॉग्निशन क्या है? इसका मतलब होता है सूचनाओं का ग्रहण करना, यानी मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के प्रति जो अवधारणा बना लेता है उसे ही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क आदि। संज्ञानात्मक विकास के चरण क्या है? अवधान। संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है। अवधान क्या है? अटेंशन क्या है? संज्ञान का प्रयोग करते समय पहले बच्चा जो है अवधान करता है। स्मृति क्या है? जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर चीज़ों का अवधान कर लेता है तो वह उनसे संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता है। मेटाकॉग्निशन क्या है? इसमें सूचनाओं को वर्गीकरण करके समय पर सही सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। मेटाकॉग्निशन बच्चों को उनके सिखाने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में हेल्प करता है। माइंड मैपिंग क्या है? इसके द्वारा हम सूचनाओं का अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं। इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपने मन को क्रियाशील रखते हैं और खोजबीन करते रहते हैं। संवेग क्या है? इमोशन क्या है? संवेग क्या है? इमोशन क्या है? कि ये वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। अब बात करें संवेगों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ इमोशन। मैकडूगल को संवेग का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जो संवेग से जुड़ी होती हैं। बात करें पालयान की, युत्सा, निवृत्ति, जिज्ञासा, शिशुरक्षा, शरणागति, रचनात्मक, संचय प्रवृत्ति, सामूहिकता, काम, आत्मगौरव, दैन्य, भोजन अन्वेषण, हास, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। संवेग क्या? भय हो गया, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, विषाद, सकारात्मक भावना, स्वामित्व की भावना, एकीकीपन, कामुकता, श्रेष्ठ की भावना, आत्महीनता, भूख, अमोद, ये सब क्या है भैया? ये सब जो है संवेग संबंधित संवेग हैं। संवेग कौन कौन से हैं? भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गई, आश्चर्य हो गया, वात्सल्य हो गया, विषाद हो गया, सकारात्मक भावना हो गई। मूल प्रवृत्तियों में कौन कौन से आती है? मूल प्रवृत्तियों में आता है पालयान आता है, स्कैप आता है, युत्सा आती है, कॉम्बैक्ट आता है, निवृत्ति आती है, रिपल्सन आता है, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, शिशुरक्षा, पेरेंटल, शरणागति, अपील आता है, रचनात्मक आती है, संचय प्रवृत्ति आती है।
संज्ञान और संवेग आपस में संबंधित होते हैं। अब बात करें बेटा मोटिवेशन की क्या है मेरे प्रिय दोस्त। बात करें अभिप्रेरणा की मोटिवेशन क्या है, तो अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश या जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, जब व्यक्ति खुद से मोटिवेट होता है ना, जब व्यक्ति स्वयं से मोटिवेट होकर कोई कार्य करता है तो क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। बात करें एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसमें बच्चा खुद से जो है मोटिवेटेड नहीं होता है, बल्कि उसके माता पिता उसे मोटिवेटेड करते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत में हम देखेंगे मैस्लो का आवश्यकता तो इम्पोर्टेंट है नहीं इतना, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है नहीं। बात करें, हाँ ये देखिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता कमियों कठिनाइयों को पता लगाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, बच्चों की कमियों को पता लगाने के बाद उनका समाधान करना, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना, फिर दोबारा शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसमें क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, इसमें सिर्फ बच्चों के बारे में जाना जाता है, उनका उपचार नहीं किया जाता। उपचार शिक्षण क्या होता है, उनका निदान भी किया जाता है, कारण जानने के साथ साथ उनका निदान भी किया जाता है। अब बात करें भाषा और चिंतन के बारे में, तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये भाषा स्वभाव का क्रम है। इसे हम सुबोपली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सुबोपली के नाम से जानते हैं। सुनना बोलना पढ़ना और क्या, लिखना। भाषा विकास का सिद्धांत क्या है, परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयव एवं स्वरम पर नियंत्रण होना, जैसे बोलने में जीभ गला तालु होंठ दंत स्वर यंत्र आदि परिपक्व होते हैं तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। अनुबंधन क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज के शास्त्रीय अवस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं से जोड़कर दे जाते हैं। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया है तो बच्चा जल्दी सीखता है। अनुकरण क्या होता है, अनुकरण का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है। चिंतन क्या है, थिंकिंग क्या है, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। चिंतन के प्रकार स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। यथार्थवादी चिंतन क्या है, यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। अब बात करें अभिसारी चिंतन क्या है, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, मतलब इसमें किसी समस्या का एक ही हल होता है ना। जैसे मैंने कहा भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो भैया जो भारत की राजधानी एक राजधानी होगी, दिल्ली तो होगी। ऐसा नहीं कि भारत की राजधानी दो होगी, ऐसा तो नहीं भारत की दो राजधानी होगी, नहीं भाई, भारत की राजधानी एक ही होगी, भारत की राजधानी एक ही होगी। यही है क्या, यही है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है, मतलब बंद अंत वाले प्रश्न। अभिसारी चिंतन क्या है, अब बात देखिए भैया, जो अभिसारी चिंतन है, बात में ये कौन सा वर्ड है, तो ये भैया निगेटिव वर्ड है आपका। एक ऐसा है निगेटिव है, अभिसारी कैसा आता है, अभिसारी जो है पॉजिटिव में आता है। अभिसारी किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। अभिसारी चिंतन डिवर्जेंट थिंकिंग,
इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किए जाते हैं। अपसारी चिंतन में क्या होता है, किसी समस्या का एक से कई प्रकार से हल होता है। जैसे अब हमें लिखा है, जैसे 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। ठीक, 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है ना। तो इसमें किसी भी समस्या का एक से कई प्रकार से हल होता है। किसमें, अपसारी चिंतन में। अपसारी चिंतन में किसी समस्या का एक से कई प्रकार से हल निकाल सकते हैं। ये क्या है, अपसारी चिंतन है। बात करें आलोचनात्मक चिंतन की, क्रिटिकल थिंकिंग की, गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। अब देखिए चिंतन के सामान्य प्रकार। कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब क्या, कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या मतलब है, मूर्त, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना क्या है, मूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे नदी बह रही है, नदी में मछलियाँ हैं, तो आपने मछलियों को देखकर कहा काश एक मछली मैं भी पकड़ लेता ना। यही क्या है, यही है आपका मूर्त चिंतन, मूर्त थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग। अमूर्त थिंकिंग क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या हो गए। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हूँ, जैसे आप सोच रहे हैं काश मैं चांद पर चला जाता, काश मैं चांद के ऊपर होता। ठीक, ये क्या है, अमूर्त चिंतन है। अब पता है काल्पनिक चिंतन क्या है, इमेजिनरी थिंकिंग क्या है। तब पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं, काल्पनिक चिंतन कहलाता है। किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। बात में इसमें इम्पोर्टेंट की एक है, इसमें इम्पोर्टेंट है मूर्त चिंतन, एक है अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन क्या होता है, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसके बारे में जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं तो मूर्त चिंतन कहते हैं। अमूर्त चिंतन क्या है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। जैसे चंद्रमा पर जाना अमूर्त चिंतन, पानी मछलियाँ हैं उसके बारे में सोचना कि हम मछलियाँ पा जाएँ, तो ये क्या है, अमूर्त चिंतन। बात करें जेंडर की, तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना जो समाज द्वारा निर्धारित होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे स्कूल कंपटीशन में बॉयज़ और गर्ल्स में से गर्ल्स को प्राथमिकता देना, ये क्या है भैया, लैंगिक पूर्वाग्रह है। एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए, लड़के लड़के में अंतर नहीं करना चाहिए। लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, जो चीज़ें तथ्य से पहले से चलती आ रही हैं उसी को मानना जो है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहलाता है। जैसे महिला घर के काम करती हैं, ये क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। महिला जो है क्या, महिला घर के काम करती हैं और पुरुष बाहर के, या महिलाओं का दिमाग जो है पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होता है, ये क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। बच्चे जो है बंदूक चलाते हैं, बच्चे क्या हो गया, बंदूक चलाते हैं, लड़कियां जो है गुड़िया से खेलती हैं, ये क्या है, यही है जो है लैंगिक रूढ़िवादिता, यही है। ये क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता यही है। अब बात में RTE 2009 शिक्षा का अधिकार। RTE 2009 वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। RTE का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। RTE का ऑफिशियल नाम क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं, 25%। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा, धारा 13 में। किसी
बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है। शिक्षा के कर्तव्य निभाना होगा। RTE 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे जनगणना, चुनाव, आधार प्रबंधन छोड़कर। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है 30:1। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है 30:1, मतलब कि 30 बालक पर एक शिक्षक की नियुक्ति। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है 35:1। जो उच्च प्राथमिक जो जूनियर विद्यालय में, जो मतलब कि देखिए जो PRT में है, PRT में क्या होता है कि अगर 30 अध्यापक हैं तो एक क्या होना चाहिए, 1 मिनट। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है 30:1। 30:1 का मतलब अगर 30 बच्चे क्लास में हैं, 30 बच्चों के ऊपर जो है एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। वहीं बात करें उच्च प्राथमिक कक्षाओं में तो 35:1, मतलब 35 बच्चों के ऊपर जो है एक शिक्षक होगा। कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात होगा 40:1। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? 45 घंटे। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होते हैं 800 घंटे। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होते हैं 1000 घंटे और 220 दिन। RTE 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता? कक्षा 8 तक। RTE 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के बालकों घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। आपने देखा होगा इसीलिए हर गांव में प्राइमरी स्कूल होता है। आपने देखा होगा कि हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता है। काहे कि बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी जो है 1 किलोमीटर होनी चाहिए RTE 2009 के अनुसार। अब बात करें RTE 2009 के अनुसार SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक, SMC। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्चे का उत्तरदायित्व तो विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। RTE 2009 के अनुसार ही जो है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। RTE 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। RTE 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। NCF 2005 में देखें तो NCF 2005 में क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या हैं? बालक सक्रिय हैं, वह स्वयं से जाने और सीखें और नई नई चीज़ें को आजमाएं, जोड़ तोड़ करें, गलतियाँ करें और स्वयं सुधार करें। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर
पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषी कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञान से अज्ञात की ओर, मूढ़ से अमृत की ओर, समान से विशिष्ट की ओर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालयों में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संस्थान व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। एनसीईएफ 2005, अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि एनसीईएफ 2005 5 विधियों पर जोर देते हैं: करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और क्या है, मिश्रित विधि। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और क्या है, मिश्रित विधि। अब देखिए एनसीईएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। अब बात करें एनईपी 2020 की, तो एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। बात करें वर्ष 2030 तक अध्यापन के न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। मतलब जो 2030 तक का जो है वो बीएड जो है 4 साल का हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। मतलब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पहले जो क्या होता था, पहले पीएचडी करने से पहले एमफिल करना पड़ता था। अब क्या है, अब आपको एमफिल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन क्या है, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार कितना होना चाहिए, 5-3-3-4 की नई व्यवस्था में बात करने की बात करती है। संरचनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ना कि रटन पद्धति और कल परीक्षा के लिए पढ़ाई का। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नई की स्थापना की जाएगी। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 या उससे आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा होगी। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में भारतीय भाषाओं का अध्ययन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, कोरियन, जापान,
थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन। NEP 2020 कहती है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की और बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकताओं, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम होता है, मतलब सभी सीख सकते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षा और नई शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की जगह व्यवस्था की भी की जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषणात्मक आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। अब बात करें स्कूल तैयारी मॉड्यूल क्या है? यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, मतलब जो अधिगम है वो प्रयोगात्मक होना चाहिए। इसमें मतलब कि NEP 2020 के अनुसार बच्चा जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से ज़्यादा सीखना चाहिए, बस वही है, जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट्स की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। अब बात करें कुछ टैगवर्ड्स की। नेगेटिव टैगवर्ड्स क्या है? केवल, मात्र, सिर्फ ही, ओनली है। रटना, याद करना, कहीं दिख जाए तो उसे कट्टा लगा देना है। केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली नेगेटिव टैगवर्ड है। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये नेगेटिव टैगवर्ड। देखने ही ऑप्शन से गलत मार देना है। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, इस पर मतलब ये भी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये नेगेटिव वर्ड है। बल्कि क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए बाल केंद्रित। क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए। खाली स्लेट, कोरी स्लेट क्या है? ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता देखती है आपको ऑप्शन में गलत का चिन्ह लगा देना है। बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को जो है महत्व न देना, ये भी क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। निष्क्रिय क्या है? ये भी टैग वर्ड है। बच्चों को रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये क्या है भैया? ये भी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड में देखेंगे व्याख्या है, व्याख्या, सीमित, तकनीकी, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड है। सर्वांगीण विकास से क्या पॉजिटिव वर्ड है। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव,
करके सीखना, हस्तकला का अनुभव। सर्वांगीण विकास हो गया, करके सीखना, हस्तकला का अनुभव हो गया, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन हो गया, जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा, दृश्य और श्रव्य सामग्री, ये सब क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। संशोधन क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, एक सब क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं अस्थायी अधिगम होता है। इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनसे समय की बचत भी होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ TLM। तो ऑडियो लर्निंग मटेरियल में क्या होता है? ऑडियो लर्निंग मटेरियल क्या होता है? इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र हो गया। बाकी विजुअल लर्निंग मटेरियल क्या हो गया? इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे श्यामपट्ट हो गया, बुलेटिन हो गया, बोर्ड हो गया, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखाचित्र, कार्टून। श्यामपट्ट हो गया, प्लानर बोर्ड हो गया, फ्लिप स्टिक हो गया, ग्लोब हो गया, पत्र पत्रिकाएँ हो गई, सब क्या हैं? ये सब भैया जो है दृश्य सामग्री हैं। अब बात करें ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल। ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण हैं मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि। टीवी, कंप्यूटर, नाटक, ये सब क्या है? ये सब श्रव्य सामग्री दोनों हैं। तकनीकी के आधार पर कठोर उपागम, मृदु उपागम। तो यहीं पे आपकी क्लास जो है समाप्त होती है मैराथन पार्ट 2 की। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।